कहां तक पढ़ लिया था भाई कल? लास्ट लाइन क्या लिखी थी हमने? रावल और चंद्रावल के बारे में लिख लिया था क्या? टॉपिक चल रहा था हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है? 18 जून 1576 को, या हमें तारीख देखने को मिलेगी 21 जून 1576। और हमने पढ़ा था कि दो योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है। एक तरफ तो कौन है? महाराणा प्रताप है, और एक तरफ कौन है? अकबर के भेजे हुए दूत। यानी कि अकबर की सेना और किनके बीच होता है? महाराणा प्रताप के बीच। और इस युद्ध के अंदर अगर हम बात करें कि जो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, उस युद्ध का जो परिणाम निकला था उससे महाराणा प्रताप ने एक शिक्षा ग्रहण की थी। उस युद्ध से एक नई उसने सीख सीखी कि अगर भविष्य के अंदर अकबर आक्रमण करता है तो एक बात हम आज ही नोट कर चलेंगे कि हम कभी भी एक साथ युद्ध के अंदर नहीं उतरेंगे। अगर कोई सहयोग करने आएगा तो यानी कि आसपास के जितने भी सैनिक हैं वो सहयोग करने आ रहे हैं, अगर हम पाती प्रबंध लेकर सहायता मांग रहे हैं या सीधा सहयोग करने आ रहे हैं, तो उनको हम सभी को एक साथ युद्ध के मैदान के अंदर नहीं उतारेंगे। अगर हम लड़ेंगे तो अगर सिरोही से सुल्तान आ रहा है तो वो वहां सिरोही से ही लड़ेगा। अगर चंदेरी से मेदिनी राय आ रहा है तो वो वहीं से ही अपनी सेना को लेकर चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सारे आएंगे और सारे के सारे कहां लड़ेंगे? हल्दी घाटी जो गोगुंदा है वहां की पहाड़ियों के अंदर आकर लड़ेंगे। ऐसा हम आज हल्दी घाटी युद्ध में हमें ये सबसे बड़ी भूल नहीं करनी है। ये खानवा के युद्ध से सीखता है, क्योंकि एक साथ सारे वहां मौजूद थे और परिणाम क्या निकला था? उस युद्ध के अंदर बाबर की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। अगर वही सैनिक अलग अलग होते तो शायद उस युद्ध के अंदर वो जीत जाते। तब महाराणा प्रताप कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर हम खास बात ये ध्यान में रखेंगे कि इस युद्ध के अंदर हम एक साथ सेना लेकर हमारी मौजूदगी नहीं होगी। सेना जरूर आएगी, सहयोग एक दूसरे का जरूर करेंगे, लेकिन अलग अलग जगह से हम लड़ेंगे। ठीक है। और सेना दो भागों के अंदर बंटकर आ चुकी थी। एक तरफ तो थी कौन सी सेना? अकबर की सेना थी, और एक तरफ थी महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना जो है वो दो भागों के अंदर बंट चुकी थी। एक कौन सी? हरावल सेना, और एक कौन सी? चंद्रावल सेना। और बताया जाता है कि सहयोग करने के लिए अलग अलग से व्यक्ति आते हैं। एक आया था अफगानों का, और बताया जाता है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं पूरा, तब ये एक निर्णय निकल कर आता है कि मुगलों और अफगानों की आपस में नहीं बनती थी। और हल्दी घाटी के जब ये पता चला ना, जरूरी नहीं है कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर, जब भी ये स्थिति पैदा होती थी कि मुगल जो है वो मेवाड़ी है या मारवाड़ है, इनके साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो अफगान निश्चित रूप से सहयोग करने आ जाते थे। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए एक अफगानी नेता आता है जिसका नाम था हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। ये एक अफगानी नेता है। ठीक है। और युद्ध लड़ा गया कहां? गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर। और इधर अकबर की सेना से एक मुगलों का कवि आता है जिसका नाम था बदायूनी। अकबर खुद नहीं आता इस युद्ध के अंदर,
अंत में खुद आया था, लेकिन उससे पहले सेना भेजता है किसके नेतृत्व में? मानसिंह कछवा के नेतृत्व में इसने सेना भेजी कि आप जाइए और युद्ध लड़ें। और मानसिंह कछवा के साथ एक बंदा और आया था जिसका नाम था आसफ खान। इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेज दी कि आप जाओ और ये युद्ध लड़ो। और महाराणा प्रताप बड़ा यानी कि थोड़ा दिमाग से लड़ा। अस्त्र शस्त्र सैनिक उसके पास खूब थे, लेकिन वहां उसने अपना दिमाग भी यूज किया। बोले कि हमारी जो सेना है ना, अगर हम इसको मैदान में उतार देंगे, मैदानी इलाके के अंदर अगर उतार देंगे तो निश्चित तौर पर अपनी क्या होगी? हार होगी। क्यों? सैनिक अपने पास क्या है? मुगलों की बजाय अपने पास बहुत ही ज्यादा कम सैनिक हैं। और अगर सारे सैनिक हम मैदानी इलाके के अंदर छोड़ेंगे, वहां अगर हम उनके साथ युद्ध लड़ते हैं तो इस युद्ध के अंदर निश्चित है कि अपनी क्या होगी? हार होगी। तब महाराणा प्रताप ने अपनी सारी की सारी सेना जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर कैंप लगवा दी। भी अपना कैंप जो है वो पहाड़ियों इलाके के अंदर होना चाहिए। जैसे ही मुगल आएंगे, पहाड़ी इलाके में घुसेंगे, सेना ज्यादा है, एक साथ तो घुस नहीं पाएंगे, थोड़े थोड़े करके आएंगे, तो अपने उनको सल्टाते जाएंगे। और यहां पर एक विशेष जनजाति रहती थी, आदिवासी जनजाति, जिसका नाम था भील। और भीलों का ही एक नेता था जिसका नाम था कुंजा। कुंजा भील ने भी महाराणा की सेना का खूब सहयोग किया महाराणा प्रताप को। बोले कि भीलों से जो भी सैनिक आएंगे ना, भीलों से जितने भी सैनिक आएंगे वो सारे के सारे कौन लेके आएगा? क्योंकि वो पुंजा भील की जिम्मेदारी होगी। पुंजा भील लेके आएगा, कैसे उनको युद्ध भूमि में उतारना है, कैसे उनके साथ यानी कि मुगलों के साथ कैसे लड़ना है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी भीलों की कौन लेता है? पुंजा भील। और महाराणा प्रताप ने इसको एक उपाधि, एक बोले कि एकमात्र भील है जिसके आगे ये कौन सी उपाधि लगा सकता है? राणा की उपाधि लगा सकता है। और एक अफगान शासक हो गया। अब युद्ध भूमि के अंदर आ जाते हैं और बताते हैं, बदायूं ये लिखता है कि युद्ध लड़ने आए थे ना, जब हमने आक्रमण किया, बदायूं लिखता है कि सामने से सेना इतनी भयंकर तरीके से आई और इतनी भयंकर तरीके से हमारी कुटाई की गई। खुद लिखता है बदायूं ने कि इतने भयंकर तरीके से हमें मारा गया था कि हमें बनास नदी के किनारे किनारे 16 किलोमीटर तक भागना पड़ा था। हमें 16 किलोमीटर तक भागना पड़ा था। और अकबर की जो सेना थी, इनके अंदर एक बंदा और था जिसका नाम था मेहतर खां। 16 किलोमीटर बदायूं ने लिखता कि हम भागे बनास नदी के किनारे किनारे। तब मेहतर खां ने कहा कि मन मन में सोचा कि अगर ये बात हमारी अकबर को पता चल गई कि हम युद्ध भूमि में डर के भागे हैं, तो अकबर हमें वहां जिंदा जी मार देगा। अगर युद्ध भूमि में मर गए, ऐसा तो होगा कि लड़ते हुए मर गए। अगर सामने ये फेस लेके गए तो वहां जाते वो मार देगा। और हम क्या कहेंगे कि हमारे पीछे मेवाड़ी शासक भागे, मेवाड़ी सेना भागी और हमने भागकर अपनी जान बचाई है। तब मेहतर खान ने जोर से आवाज लगाई कि वापिस आ जाओ अकबर। हाँ, अकबर का फोन आया है, मैसेज आया है, जल्दी से वो कह रहे हैं कि सेना को रोक कर रखो, मैं खुद आ रहा हूं सेना लेके। जब ये बात पता चली, बदायूं ने वहां से वापिस रिवर्स गियर लगाया। अब गोगुंदा से 16 किलोमीटर वो आ चुके थे, यानी कि बीच का जो मैदानी इलाका था ना, वो मात्र 4 ही किलोमीटर था। अब महाराणा प्रताप की सेना कहां चली गई? मैदानी इलाके के अंदर चली गई। और डर किस चीज का था? यही था कि अगर सेना मैदानी इलाके में गई, जाते ही हम हार जाएंगे। और अकबर की सेना ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब आक्रमण करना शुरू किया, महाराणा प्रताप भी लड़ रहे हैं, इधर इनकी भी सेना और उधर से अकबर की सेना भी लड़ रही है। तब ये बंदा बीच में, मानसिंह कछवा, अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है और सबको दिशा निर्देश दे रहा है कि आप इस तरफ से जाओ, आप उधर हमला करो। और भील तो गजब के थे। पुंजा भील तो ऐसा था कि इनके जो सहयोगी थे ना, वो तो 15-20 एक टुकड़ी दिख जाती थी, हाँ ठीक है मुगल जा रहे हैं, थापाऊ कूट देता वे इस आदमियां। और कूट काट के, एक गजब की बात है, अगर कोई खाने खुने की चीज होती थी ना, लूट लेते थे। और मानसिंह कछुआ को ये पता चला, भी मानसिंह कछुआ उनका नेतृत्व कर रहा है। प्रताप ने देखा भी चलो ठीक है, दुश्मनों के साथ, मुगलों के साथ अपनी दुश्मनी है, वो अलग बात है। घर का बेदी लंका ढाई। ए बाप और बेटो, कदी बाप आवे कदी बेटो आवे मनाने,
मनाने आए वो भी अच्छी बात है। अब युद्ध भूमि में आके भी पंचायती कर रहे हैं, तुम इधर से जाओ, महाराणा प्रताप इधर रहे, इस तरफ आक्रमण करो, ये सेना है। और बताते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक को लेकर युद्ध भूमि के अंदर ही कूद गया मानसिंह कछुआ के पास। मानसिंह कछुआ के सामने बोले, अब बताता हूं कि ये कब से देख रहा हूं मैं तेरे को भाई, तू धक्कम पंगा लेने ला रहे। हमारी दुश्मनी किससे है? हमारी दुश्मनी है ही नहीं। वास्तविकता के अंदर ये है, महाराणा प्रताप का ये सबसे अलग एक ही गुण था। योद्धा सारे ही हुए थे, महाराणा प्रताप एक योद्धा नहीं हुआ था। राणा सांगा देखें तो भयंकर योद्धा था, महाराणा प्रताप से ज्यादा उसकी शक्ति थी उसके पास। युद्ध भूमि के अंदर महाराणा प्रताप से ज्यादा पावर थी उसकी। योद्धा तो वो भी हुआ था, योद्धा कुंभ भी था, लेकिन महाराणा प्रताप के गुण थोड़े अलग थे। नैतिक गुणों वाला व्यक्ति था, समाज से भी था, यानी कि ज्यादा पंगे किसी से नहीं लेता था। अकबर, महाराणा प्रताप ने कहा कि दुश्मनी हमारे अकबर से भी नहीं है। अकबर खुद कह रहा है कि अधीनता स्वीकार करो, वो हमारे स्वाभिमान में नहीं है, हम नहीं करेंगे। बोले कि ऐसा तो होगा नहीं। और मानसिंह कछुआ बताते हैं कि 2-4 बोल दिए, महाराणा प्रताप को गुस्सा आ गया। और महाराणा प्रताप ने बताते हैं कि रीस रीस के अंदर भाला फेंका, और जब भाला फेंका तो हाथी के ऊपर बैठने के लिए वो केबिन बना होता है ना, मानसिंह कछुआ उस केबिन के अंदर लुक गया, नीचे बैठ गया, उस केबिन के अंदर पूरा आया और भाला ऊपर से निकल गया। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश दिया कि हाथी को दबोच ले। और बताते हैं कि मानसिंह कछुआ भी पहले से प्री प्लानिंग करके आया था। सूंड के अंदर एक छोटा खंजर डाल रखा था। जैसे ही चेतक ने अपने पांव दोनों हाथी के सूंड पर रखते ही पांव के आगे वाले जो खुर थे वो कट गए। अब कट गए तो मूवमेंट हो नहीं रही है, पांव जैसे ही उसने नीचे उतारे देखा तो खुर उसके कट चुके। अब युद्ध भूमि में लड़े, भागे कैसे, घोड़ा चले कैसे, क्योंकि उसके आगे वाले पांव तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने जैसे तैसे करके उस घोड़े को बाहर निकाल लिया। और आज तक भी परंपरा ही रही है कि जब भी कोई युद्ध भूमि में संकट आता था तो राज चिन्ह सीधे नहीं छोड़े जाते थे। और नेतृत्व जो करता था वो कहां के व्यक्ति करते थे? सबसे ज्यादा सादड़ी के व्यक्ति करते थे। खानवा के युद्ध में पड़ा था, किसने किया था? झाला अज्जा ने। और यहां पर जो है वो नेतृत्व कौन करता है? झाला विदा करता है। झाला विदा ने नेतृत्व किया। और मेहतर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि कौन आ रहा है? अकबर आ रहा है। और फिर पता चला कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में ज्यादा यानी कि हैवी हो रहा है तो उसकी अकेले की हिम्मत नहीं पड़ती, कोई ना कोई उसका सहयोग करने के लिए जरूर आ रहा है। और जब शिविर लगाया गया पता चला कि सहयोग करने के लिए सबसे ज्यादा कौन आ रहे हैं? डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो बोले कि इन दोनों को सबसे पहले क्या की जाए? अधीनता स्वीकार करवाई जाए। तो डूंगरपुर के 2 व्यक्ति थे, कौन कौन से? एक का नाम तो क्या था? हैं? एक तो डूंगरपुर से और एक थे बांसवाड़ा से। आस्करण कहां से था और प्रताप सिंह कहां से थे? शाबाश। बांसवाड़ा के प्रताप सिंह और डूंगरपुर के आस्करण। अकबर ने सबसे पहले इन दोनों को दबोचा। जब आया आते पहले इनको दबोचा कि आप बताओ, आप ज्यादा सहायता करने के लिए जाते हो। और महाराणा प्रताप का सबको कहा हुआ था कि अगर अकबर आपके ऊपर आक्रमण करता है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 सैनिक हैं और आप उससे लड़ने जा रहे हो। उस स्थिति में अगर वो कहे कि अधीनता स्वीकार करो तो आप उनसे संधि कर लेना। और इनके पास जब आए आक्रमण किया तो बोले कि महाराज हम संधि कर लेंगे, हम आपसे नहीं लड़ सकते, इम्पॉसिबल है, हमारे पास कुछ नहीं है, संधि कर लो। कर ली। संधि करने के बाद में अकबर ने हाथों हाथ लिखवाया कि आप मुझे लिख कर दो कि आप महाराणा प्रताप की सहायता नहीं करो। अगर आपने सहायता की तो आपकी हालात वो होगी जो आपने जिंदगी में भी नहीं सोची होगी, लिख के दे दो।
और इन्होंने लिख के दे दिया कि हम महाराणा प्रताप की सहायता नहीं करें। अकबर यहां से वापस चला गया। अकबर जैसे ही चला, पीछे से दोनों आपस में बात करे भी कैसा लगा हमारा मजाक। दोनों के दोनों वापिस महाराणा प्रताप की सेना जो है उनके साथ रल चुके थे, दोनों वापस सहायता करते हैं उनकी। बोले युद्ध भूमि में जो होगा वो देखा जाएगा। दोबारा सहायता करने लगे। तब अकबर को पता चला कि डूंगरपुर के और बांसवाड़ा के जो जिनको हमने अधीनता स्वीकार करवाई थी वो भी वापस क्या करने लगे, उनकी सहायता करने लगे। तब अकबर ने वापस आक्रमण किया और इलाकों पर, कौन सा कि इस क्षेत्र पर तो कब्जा नहीं कर पाया था, लेकिन उदयपुर के आसपास के जो इलाके थे उन पर उसने अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम बदलकर उसने क्या कर दिया, मुहम्मदाबाद कर दिया। और एक नियुक्ति कर दी यहां पर किसकी, फखरुद्दीन की। फखरुद्दीन को यहां पर नियुक्त करके कहता है कि आप यहां पर रहिए, और फखरुद्दीन की नियुक्ति करता है। उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया, मुहम्मदाबाद कर दिया। ठीक है, एक बार यहां तक की बातें लिखो, फिर आगे इनके दो दूत और पढ़ेंगे। लास्ट लाइन क्या लिखी थी आपने, शाबाश, लास्ट लाइन क्या लिखी थी, राहुल चंद्रावल, इतना ही लिखा था क्या? हकीम खां सूरी, लिखो हकीम खां सूरी अफगानों की सेना लेकर आया। रावल दस्ता है ना, महाराणा प्रताप का रावल दस्ता पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लो, चलो, हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ सेना किसकी है, महाराणा प्रताप की। कितने भागों के अंदर आ रही है, दो भागों में आ रही है। एक भाग तो जो है उस भाग का नाम क्या है, हरावल सेना, और हरावल सेना का नेतृत्व जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी। अफगानों का क्या था ये, हाँ, अफगानों का नेता, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ थे कौन सा दस्ता, चंद्रावल। इस चंद्रावल दस्ते के अंदर कौन शामिल थे, इसमें थे भील शामिल, जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था, पुंजा भील कर रहा था, पुंजा भील नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा हरावल दस्ते के अंदर और कौन कौन से शामिल थे, कोई बता सकता है? इसके अलावा कृष्णदास चुंडावत, नहीं शायद इस तरफ आया था कृष्णदास चुंडावत, और एक आए थे ग्वालियर से राम सिंह तोमर, राम सिंह तोमर, भीम सिंह डोडिया भी आए थे, ठीक है। ये दो बंदे तो ध्यान में रख लेना। अब एक प्रश्न ये देख लेना कि ग्वालियर से कौन आता है, सीधा सा पूछा गया था, तो आप बता देना कौन आ रहा है, राम सिंह तंवर या तोमर। चंद्रावल का नेतृत्व कौन कर रहा है, पुंजा भील कर रहा है। एकमात्र भील सरदार था जिसके नाम के आगे राणा लगाने की क्या थी, अनुमति थी। एकमात्र भील शासक, भील शासक जिसके नाम के आगे, नाम के आगे राणा लगाने की, राणा लगाने की अनुमति। और दूसरी तरफ कौन सी सेना है, एक तरफ है अकबर की सेना, और यह सेना भी कितने भागों में थी, एक हरावल दस्ते की और एक चंद्रावल की। हरावल दस्ते का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन कर रहा था, मानसिंह कछुआ या जगन्नाथ कछुआ। और चंद्रावल दस्ते का और एक था हरावल दस्ता। एक प्रश्न और बनता है, वह युद्ध, इतिहास का वह युद्ध जिसके अंदर मानसिंह कछुआ को
एकमात्र स्वतंत्र सेनापति बनाकर भेजा था, वो था हल्दी घाटी का युद्ध। चंद्रावल का नेतृत्व करता है कौन? आसफ खां और जगन्नाथ कछवा, और इसके साथ मेहतर खां भी शामिल था ना, मेहतर खां। और इधर इसके कौन करता है? मानसिंह कछवा। और मानसिंह कछवा जो है वो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, सॉरी स्वतंत्र सेनापति, जो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर की ओर से भाग लेता है। उसके बाद प्रश्न जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? एक तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम तो क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक की मृत्यु जो है वो युद्ध भूमि में हो जाती है, और इसका जो स्मारक बना हुआ है वो कहाँ है? बलीचा गांव, राजसमंद के अंदर इसका स्मारक बना हुआ है। और ना घोड़े की भी प्रतिमाएं हम देखते हैं ना, इनकी अलग अलग विशेषता होती है। अगर जैसे हवा के अंदर दोनों घोड़े हैं, घोड़े के दोनों पांव अगर हवा में है उसकी अलग विशेषता है, और अगर एक पांव है तो उसकी अलग विशेषता है, अगर चारों पांव जमीन पर टिके हुए हैं तो उसकी भी एक अलग विशेषता है। ठीक है। और हाथी कौन सा था? राम प्रसाद, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नाम बदलकर क्या कर दिया? पीर प्रसाद। ये एपी के अंदर पूछा गया था भी प्रश्न। महाराणा प्रताप का वह घोड़ा जिसे अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद करवा दिया, सॉरी हाथी, तो वो कौन सा हो जाएगा? राम प्रसाद। अकबर नहीं, राम प्रसाद। कौन सा? राम प्रसाद। ठीक है। और इधर हम बात करें मेहतर खां। मेहतर खां के हाथी का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? हाँ, मर्दाना। क्या नाम था? मानसिंह। हाँ। और इसके अलावा दो चार और हाथी थे, कौन कौन से थे? मानसिंह कछवा का जो हाथी है उसका नाम क्या है? मर्दाना। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता, गजराज। राम प्रसाद और गजमुक्त, गजराज। और इधर कौन सा एक? लो। अब एक चीज ध्यान में रखनी, एक प्रश्न सीधा सा बनता है। एक प्रश्न थोड़ा सा याद में रख लेना, ठीक है। प्रश्न क्या है कि सीधा सा एक पूछता है, निम्न में से हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, नहीं सीधा, हाँ, तीन चार नाम देगा और हाथियों के नाम देगा, उसमें एक यानी कि अलग ही है। उसमें सीधा सा एक तो आता है लूणा आता है, राम प्रसाद आता है, गजमुक्त आता है और गजराज आता है। ठीक है, एक नाम हटके देगा आपको, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। दोनों के हाथियों के नाम थोड़े थोड़े देख ले। और ये प्रश्न तो बहुत बार पेपर में बना हुआ है कि राम प्रसाद का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? पीर प्रसाद कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, प्रश्न बना दूं क्या?
कि थोड़ी और ज्यादा याद हो जाए। प्रश्न ये है, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में राज चिन्ह धारण किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए है झाला बिदा, ऑप्शन बी है झाला अज्जा, ऑप्शन सी है झाला मानसिंह, ऑप्शन डी है ए व सी दोनों। झाला दोनों ही है, हैं? हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो राज चिन्ह पद चिन्ह जिसने धारण की, तो उस बंदे का नाम क्या था? इंगे नाम है कि सासिलाम ध्यानी को नहीं हो, लिखो इसी का दूसरा नाम क्या है? झाला मानस। ठीक है, मैंने तब ध्यान लागे हैं तो अच्छा ठा ना प्रश्न ना पूछेगी हैं, नहीं ध्यान ना प्रश्न ना पूछेगी हैं, क्या गो मैं गलत कही को नहीं, विदा को गलत कियो फिर अल्लाह अब तो लास्ट नहीं है ना, और कैसा लगा मेरा मजाक है? झाला बिदा और झाला मानसिंह, झाला बिदा का ही दूसरा नाम क्या है? झाला मानसिंह। दोनों की दोनों बातें थोड़ी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब झाला मन्ना ऐसे ही तो ठीक है ना, झाला मन्ना है, लेकिन पेपर में एक के अंदर झाला मानसिंह दिया गया था, उस आधार पर भी अपन मानेंगे। ठीक है ना, है तो पेपर में अपने बुक के अंदर तो मन्ना ही दिया है। अच्छा, बुक से सच याद आया, कक्षा 10 की ना कल सभी के पास में इतिहास वाली बुक होनी चाहिए, कक्षा 10। ठीक है, 9वीं 10वीं वाली जो बुक आती है ना, वो बुक होनी चाहिए। कल से उसका शेड्यूल शुरू कर रहे हैं, रोज के 2 अध्याय दिए जाएंगे और 2 दिन बाद में आपका टेस्ट होगा। हैं क्या उर्दू और पढ़ाऊंगा थोड़ा दिन के अंदर, बिंगो और टेस्ट लूंगा। ठीक है ना, ताकि अभी टाइम पड़ा है 20-25 दिन जितने भी है, इतने में ये कंप्लीट हो जाएगा, इतने में वो बुक निकाल लेना। प्रश्न लगभग मान के चलो कि नोट्स हैं और उस बुक से भी प्रश्न कई बनेंगे, वो आपके कवर हो जाएंगे। ले आओ तो थारी मर्जी है, ना ले आओ तो थारी मर्जी है। कल अपन शेड्यूल दे जाएंगे और सोमवार को टेस्ट ले लेंगे। तो बांग अलावा और भी तो पढ़ना पड़सी नहीं, बांग अलावा और भी तो पढ़ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद में जब ये बात पता चली कि अकबर, मानसिंह कछवा और आसफ खान दोबारा अकबर के पास जाते हैं, बोले कि क्या हुआ, कैसे आए आप? अकबर, महाराणा प्रताप कहाँ है? तो बोले कि महाराणा प्रताप तो है कहाँ पे, आपने मार दिया उसको? नहीं मारा। है कहाँ पे? बोले कि वो हमारे हाथ ही नहीं लगा, सीधी सी बात है, हमने कोशिश बहुत की, हाथ नहीं लगा। तो मानसिंह कछवा को बताते हैं कि अकबर ने थोड़ी गालियां भी दी थी और बोले कि आज के बाद मेरे दरबार में अगर तुम दोनों दिख गए तो मैं तुम्हारी ऐसी सेवा करूंगा जिंदगी में भी आपने कभी सोची नहीं होगी। तब बाद में भेजता है किसको? शाहबाज खां को भेजता है कि शाहबाज खां
तू जा। इन दोनों ने तो कुछ अपने जीवन के अंदर नहीं किया। पहली बार ये आता है कब? 77 के अंदर आता है, ठीक है, 77 में, ठीक है। और 78 के अंदर इसने कुंभलगढ़ पर क्या कर लिया? जीत हासिल कर ली थी। लेकिन वापिस 79 के अंदर उसको, हाँ, और एकमात्र मुस्लिम था जिसने कुंभलगढ़ पर कब्जा किया था। और शाहबाज खां को जब पता चला कि ठीक है इसने अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर ने कहा कि आप वापिस आ जाइए, आप वहां गए हो अधिकार करके और वो भी संपत्ति आपसे वापिस छीन कर ले गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर अकबर ने सोचा कि मेवाड़ी शासकों की, राजस्थान की एक अलग ही विशेषता है कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को भेजा जाए तो बड़े बुजुर्गों का वो क्या रखते हैं? मान रखते हैं। तो अपने अगर देखें इन सैनिकों में सबसे बड़ा कौन है? बूढ़ा अगर कोई है तो वो है रहीम जी। 1580 के अंदर रहीम जी को भेज दिया, अब्दुल रहीम खान ए खान, रहीम जी को भेज दिया कि रहीम जी आप जाओ और अकबर को जैसे तैसे करके मना कर ले आना। रहीम जी चले गए। अब रहीम जी बेचारे उस टाइम के अगर कहा जाए कि यानी कि अगर टॉप 10 जो कृष्ण जी के भगत थे ना, उनमें रहीम जी का नाम शामिल। बहुत कृष्ण के बहुत अच्छे भगत थे और आपकी भक्ति भावना के अंदर यूं मस्त रहना। कुछ समय बीता शेरपुर के अंदर, एक दिन महाराणा प्रताप बैठा बैठा सोच रहा था क्या बात है कि आजकल मुगलों के आक्रमण नहीं हो रहे हैं, कोई है या नहीं है? बोले कि है जरूर है, लेकिन रहीम जी आए हुए हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, वो आक्रमण वगैरह नहीं करते। तो बोले कि चलो धीरे धीरे आक्रमण नहीं करते हैं, तो अगर वो आक्रमण नहीं करे तो अपने भी उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और अपने अपने धीरे धीरे, भाई आज रहीम जी आए हैं, हो सकता है कल को कोई और भेजेगा, तो अपने लिए अस्त्र शस्त्र जो हैं खाने के लिए, पहाड़ी इलाके में तो है नहीं दाने कुछ, तो अपने अन्न इकट्ठा कर लो, पहाड़ियों के अंदर ले आओ और हथियार वगैरह वो भी एकत्रित कर लो। और एक दिन बताते हैं कि इनका पुत्र ही था अमर सिंह, घूमने अन्न इकट्ठा करने के लिए एक दिन शेरपुर चला गया जहां पर रहीम जी का कैंप लगाया हुआ था। और कैंप में देखा तो बोले कैंप बिल्कुल सुनसुनाट, क्योंकि रहीम जी तो सुबह सुबह अपने सैनिक जो थे साथ में एक दो और आए थे छोटे मोटे, उनको लेकर ये तो निकल जाते थे। और पूरा कैंप तंबू है वो एकदम सुनने पड़े। अमर सिंह धीरे धीरे करते करते तंबू के पास में आवाज लगाई कि रहीम जी। तब महिला ने आवाज दी कि रहीम जी घर पे नहीं है। तो घर पे और कोई पुरुष है तो भेज दो, उनसे बात करनी है। बोले कि पुरुष कोई नहीं है, आप आ जाओ। फिर पुरुष नहीं है तो आप आ जाओ। बोले कि हमें कहां रह रहे हो? तंबू के अंदर, राजमहलों में चलेंगे, वहां रहेंगे अपन, आ जाओ। और उन महिलाओं ने बेचारी ने बुर्का पहन रखा, जोर जोर चुनसाड़ करती अमर सिंह के पीछे पीछे जा रही है। दूर से महाराणा प्रताप ने देख लिया कि अमर सिंह आज आ रहा है और पीछे पीछे बुर्का पहने महिलाएं डरपोक एकदम यहाँ लूट लिया गया, मार लिया गया, मैं गाना गाती रोनती कोजी डाला है। महाराणा प्रताप ने पूछा कि कौन है? बोले कि पापा इम्पॉसिबल, आपके काम की चीज ही नहीं है। भाई जब आपको पता ही नहीं है तो बता दो शरीर है कौन। बोले कि ये रहीम जी थे, उनकी फैमिली मेंबर है, और मैं गया था वहां कैंप में रहीम जी से मिलने, रहीम जी तो थे नहीं, ये थे, मैं इनको उठा के ले आया, हिसाब बराबर है। तो महाराणा प्रताप ने बताते हैं कि रहीम जी अमर सिंह को कहा कि इनको वापिस छोड़ के आना है, और महिलाओं को बताते हैं कि कहा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ बैठिए, अच्छे तरीके से भोजन ग्रहण कीजिए, आपको सह सम्मान हम वापिस छोड़कर आएंगे। और बताते हैं कि उस समय महाराणा प्रताप ने पत्र भी लिखवाया, उस पत्र के अंदर माफी मांगी कि मेरे पुत्र अमर सिंह से गलती हुई है रहीम जी, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है, हमारा दुश्मनी है अकबर के साथ है, आपको भेजा है दूत के रूप में, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर लड़ना है तो चौड़ी छाती आगे लड़ना, इन बच्चों को, इन महिलाओं को हम युद्ध भूमि में लाकर नहीं लड़ेंगे, और हम माफी चाहते हैं कि आइंदा से ऐसी गलती आपके सामने नहीं होगी। ये सबसे अलग गुण था महाराणा प्रताप का, और इसी गुण से ही वो जाने जाते थे। इतने बड़े योद्धा नहीं थे जितना राणा सांगा था, लेकिन उनका ये गुण सबसे अच्छा गुण था। नैतिक गुण उनका एक अलग पहचान दिलाता है। आप पढ़ोगे वास्तविकता के अंदर, आप आज भी बुजुर्गों को देख लेना, उनको पूछ लेना कि कुंभा कौन था, राणा सांगा कौन था,
जैत्र सिंह कौन था, रतन सिंह कौन था, पद्मणी कौन थी, आपको शायद ही कोई बता पाए। अगर 10% बता दे वो अलग बात है, लेकिन आप ऐसे पूछ लेने कि महाराणा प्रताप कौन था, तब आपको वो पूरी पूरी बात बता देंगे। और ससमान उनको वापिस छुड़वाने की जब बात कही, तब रहीम जी बताते कि शाम को घूमते घूमते थोड़े आए तो कैंप देखा, कैंप बिल्कुल सुना है कि महिलाएं कहाँ चली गई। तब पता चला कि महिलाओं को तो लगता है मेवाड़ वाले उठा के ले गए, और इतने में महिलाएं उधर से आ रही। तब रहीम जी ने पूछ लिया कि आज कहाँ गई हुई थी। तब महिलाएं अक्की हुई थी, उन्होंने सीधा कहा कि मंग तो घर पे रहा करो, तुम मांगने निकल जाते हो, हमें कोई और उठाकर ले जाता है। और साथ में ये एक पत्र दिया, इस पत्र को आप पढ़ लो तो उस पत्र के अंदर स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि रहीम जी हम माफी चाहते हैं, हमारे पुत्र ने आपके जो महिलाएं थी इनका अपहरण किया, आइंदा से ऐसी कुछ भी गलती नहीं होगी। तब रहीम जी बताते हैं कि महाराणा प्रताप से खुद मिलने गए, तब उन्होंने बात कही कि हमारे वाला अकबर तो जो है वो तो गैल सप्पा है एकदम, इतने अच्छे गुण है आपके अंदर, फिर भी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आपको अधीनता स्वीकार करवा रहा है। भाई आपका मन नहीं है अधीनता स्वीकार करने का तो जाहिर सी बात है मत करो। बार बार आक्रमण करना क्यों जरूरी है? अगर करेगा तो वो एक बार में कर लेता, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बात खत्म। और बार बार उसने कहा, बोले कि आज के बाद मैं आपको ये कहकर जाता हूं कि धरा रहसी धर्म रहसी खप जासी खुरसान, कि आपकी जो धरती है वो भी यहीं रहेगी, आपका नाम भी अमर रहेगा, आपका धर्म भी अमर रहेगा, लेकिन मुगल आपको अधीनता स्वीकार कराते कराते खत्म हो जाए। और उसके बाद में एक अभियान और भेजता है जगन्नाथ कछवाड़ को। ठीक है, लिखो शाहबाज खां को 1577, या यूं एक हेडिंग बना लो, शाहबाज खां का अभियान, शाहबाज खां का अभियान। अब्दुल रहीम जी को पढ़ लेंगे और शाहबाज खां को पढ़ लेंगे, बाकी दो बचेंगे, एक बचेगा वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बार इनको कब भेजा गया? 1577 के अंदर, और दूसरी बार भेजा 1578 में, और तीसरी बार 1500 भेजा नहीं, सॉरी कब्जा, है ना। पहली बार इन्होंने 1577 के अंदर आते हैं, लेकिन बताते हैं कि 1578 के अंदर इन्होंने जो है पहली बार आक्रमण किया था, 1577 के अंदर कब्जा नहीं कर पाए। तब इन्होंने दूसरा जो आक्रमण करते हैं 1578 के अंदर, और कुंभलगढ़ पर क्या कर लेते हैं, ये अधिकार कर लेते हैं, कुंभलगढ़ पर कब्जा 1578 के अंदर। अगर प्रश्न पूछ ले कि शाहबाज खां के द्वारा कुंभलगढ़ पर अधिकार कब किया गया, तो आप कहेंगे 1578 के अंदर कुंभलगढ़ को जीत लिया गया था। और कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र ये क्या था भाई? मुस्लिम सेनापति था। ये और लिख लो, कुंभलगढ़ को जीतने वाला, कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति, मुस्लिम सेनापति। ठीक है, 1579 के अंदर वापिस किसका अधिकार हो जाता है? पुनः अधिकार किसका? मेवाड़ी शासकों का। यहां हम लिखें मेवाड़ का पुनः क्या हो जाता है? 1579 के अंदर कब्जा हो जाता है। और उसके बाद 1580 के अंदर किसको भेजा जाता है? रहीम जी को। 1580 के अंदर किसको भेजा गया? रहीम जी को। 1580 में अभियान जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी का परिवार जो था, इसको अमर सिंह राठौड़ ने क्या कर लिया? इन्होंने अपना कैंप कहाँ लगाया? पहला तो प्रश्न ये बन सकता है। तो हम कहेंगे इन्होंने अपना जो कैंप है वो शेरपुर गांव में लगाते हैं, और यहां से रहीम जी के परिवार को कैद कौन कर लेता है? परिवार को जो है वो अमर सिंह ने कैद कर लिया। कैद कौन करता है? अमर सिंह कैद कर लेता, और महाराणा प्रताप ससम्मान उसको वापिस छुड़वाते हैं। ठीक है, इतनी बात लिख लो। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे, हाँ, कल भामाशाह के साथ मुलाकात और जगन्नाथ कछवाड़। जाना नहीं है।